वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन द लेक्चर सीरीज़ ऑफ बिजनेस स्टडीज़। और आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा स्टाफिंग। देखो भाई, जहाँ तक स्टाफिंग की बात आती है तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि स्टाफिंग एज सच अगर आप मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हो तो कोई सो कॉल्ड सेपरेट फंक्शन नहीं है। एक्चुअली जो स्टाफिंग है वो आपके ऑर्गेनाइजिंग का ही फंक्शन हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज़ बढ़ते गए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में, तो स्टाफिंग को एक तरीके से अलग सेपरेट फंक्शन के तौर पे आज के टाइम पे मैनेजमेंट में देखा जाता है। बाकी जब आप शुरुआती तौर पे देखोगे या फिर अगर आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिनेरियो की बात करते हो तो वहाँ पे स्टाफिंग कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है। देखिए भाई, जहाँ तक स्टाफिंग की बात आती है तो स्टाफिंग कम्प्लीटली डील करता है ह्यूमन रिसोर्स से। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर समवेयर एंड समहाउ डिपेंड करता है उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी पे, स्पेशलाइजेशन पे, या फिर वो कितना अच्छे से काम करता है। जो कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात आती है तो किसी कंपनी के पास बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, इट्स लाइक कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती है। इसी के रेफरेंस में आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे गूगल की बात आती है या माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है, एप्पल की बात आती है, रिलायंस की बात आती है, टाटा TCS की बात आ जाती है। तो ये ऐसी कंपनीज़ जिन कंपनीज़ में कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट बंदा काम करने की इच्छा रखता है, उन कंपनीज़ में जॉब हो जाना इट्स लाइक एक बहुत बड़ी चीज़ भी मानी जाती है, वेदर वो कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू हो या फिर किसी भी चीज़ों के थ्रू। तो इसलिए कहा जाता है कि एक कंपनी के लिए, एक मैनेजमेंट टीम के लिए कहीं ना कहीं उसके एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस, के ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए जो स्टाफिंग की कहानी है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है ह्यूमन रिसोर्सेज को। किसको डेडिकेटेड है? ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लेके आएँ, उनको रिटेन करें, उनको ट्रेन करें, डेवलप करें और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को क्या कर सकें, कंफर्म कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग टर्म के मीनिंग से। देखो भाई, स्टाफिंग आपके मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोगों को खोज के लाते हैं और अपने यहाँ वैकेंसीज़ को फिल करते हैं। तो आप इसको कह सकते हो दैट पुटिंग पीपल टू जॉब्स और फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, मतलब लोगों को काम पे रखना या फिर सही लोगों को सही काम के लिए चुनना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टाफिंग। या फिर आप कह सकते हो स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एस्टिमेट करते हो अपने यहाँ मैन पावर रिक्वायरमेंट को। क्या एस्टिमेट करते हो? मैन पावर रिक्वायरमेंट को। मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या कि हमारे को कितने लोगों की ज़रूरत है, इसका एस्टिमेशन करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन करना, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका प्रमोशन, उनका करियर प्लानिंग और उनका कंपनसेशन। विच मीन्स आप यहाँ पे पॉइंट साफ साफ ये कंसिडर कर सकते हो दैट staffing refers to the process of estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एक्चुअली अगर कहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टाफिंग का स्टेप है और स्टेप को ही इसने डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है। आपको याद होगा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बताया गया होगा। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम काम को आइडेंटिफाई और डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करते हैं और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी आपने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। सेम इन केस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के भी स्टेप्स को यहाँ पे डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप ये सेंस लगा सकते हो कि स्टेप्स को डेफिनेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है वो आमतौर पे एक तरीके से वर्क फोर्स को तैयार करना, उसको यूटिलाइज़ करना, उसको मेंटेन करना और वर्क फोर्स को सेटिस्फाई रखना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने स्टाफिंग के 4 डेफिनेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट, staffing refers to the process of putting people to job. Second, staffing refers to the process of finding the right people for the right job.
Third, staffing refers to the process of estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development of employees, and performance appraisal, promotion, career planning and compensation of employees. And fourth is staffing function. Staffing is a function of obtaining workforce, utilizing, maintaining and satisfying the workforce. ये 4 डेफिनेशन आपके यहाँ स्टाफिंग के दिए गए हैं, सीधी बात, ठीक है। तो आप इसको एक रॉ वे में समझ सकते हो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ को फिल करना, लोगों को बाहर से, अच्छे लोगों को और एलिजिबल लोगों को बाहर से खोज के लेके आना, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, उनके पैसों का हिसाब किताब रखना, ये हर चीज़ स्टाफिंग के हिस्से में आती है। अब एक स्टेप आगे चलिएगा। देखो भाई, पहले स्टाफिंग का सिंपल सा सेंस होता था कि भाई बाहर से बंदे को खोज के लेके आना और जॉब पे हायर कर देना, ठीक है, कि हाँ जी तुम काम करो, हमारे तुमको पैसा मिलेगा। ये स्टाफिंग का पहले का सेंस होता था। लेकिन आज के ज़माने में जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इनरिचमेंट, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस, एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट्स, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब एम्प्लॉय हम लाएं, वो खुश भी रहे, ये आज के ज़माने की कहानी है। तो इसीलिए स्टाफिंग से एक ब्रॉडर सेंस आपके यहाँ तैयार हो जाता है और वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है भैया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसीलिए जब आप स्टाफिंग को देखोगे तो स्टाफिंग में सिंपली एम्प्लॉय को खोज के लेके आया जाता है, लेकिन जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हो तो एक ब्रॉड टर्म हो जाता है पूरे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, और मैनेज हमेशा से स्टाफिंग से एक ब्रॉडर सेंस रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स है, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स है, एनालाइजिंग जॉब्स एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होती है। और ये जो रिक्रूटमेंट वाला चीज़ है, ये स्टाफिंग की बात होती है। तो ये पूरी चीज़ें आज के टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काउंट कर ली जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्टाफिंग बड़ा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा, तो आपका जवाब होगा कि सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा है, क्योंकि उसमें कम्प्लीटली एम्प्लॉयज़ है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है और उसके अंदर एक स्टेप आता है जिसका मतलब क्या है? स्टाफिंग। इसलिए आपके सामने मेंशन भी किया जाता है दैट स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एचआरएम का स्टाफिंग एक हिस्सा है। मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन है? एचआरएम, और नैरोअर कॉन्सेप्ट कौन है? स्टाफिंग। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए देख लो भाई, यहाँ पे कंक्लूजन में साफ साफ मार्क कर रहा है दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड स्टाफिंग इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट। स्टाफिंग इज रेफर्ड टू एज बोथ a line as well as staff activity, because staffing is both a function of management like planning, organizing, directing, controlling, as well as distinct functional area of management, that is HRM, just as a marketing management and a financial management। मतलब human resource management एक broader concept है staffing का, और staffing आमतौर पे line और staff activity दोनों है, क्योंकि management का function है जैसे कि planning, और in fact ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है, सेल्स मैनेजमेंट होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक उस तरीके से आज के दौर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है। तो उम्मीद है आपको स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फ़र्क पता होगा। स्टाफिंग में बस एम्प्लॉय को खोज के लाके जॉब पे हायर कर देना, लेकिन उसके बाद की जो पूरी की पूरी कहानी है या फिर वो भी जो हिस्सा है वो HRM का हिस्सा माना जाता है। अब चले देखते हैं भैया स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। सॉरी, स्टाफिंग का मतलब तो जान चुके हैं, स्टाफिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, एक ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर उसके स्टाफ, उसके एम्प्लॉयज़, उसके क्वालिफाइड वर्क फोर्स पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप गूगल के एक समय की बात करते हो तो गूगल हर एक सप्ताह में लगभग 70 एम्प्लॉय को हायर करता। तो इमेजिन करो कि हर दिन 10, पूरे सप्ताह में 70, तो पूरे साल में लगभग 3650 एम्प्लॉयज़ को गूगल हायर करता।
ठीक है। और आज के टाइम पे भी गूगल एक तरीके से फर्स्ट ऑप्शन लगभग बन जाता है अगर कोई अब्रॉड में जाके अर्न करना चाहता है, किसी कंपनी को अगर वो चुनना चाहता है और गूगल में जॉब लगा, इसलिए कि हाँ जी भैया एक बड़ी बात हुई है। तो इसीलिए एक तरीके से कहा जाता है कि गूगल गूगल क्यों है, माइक्रोसॉफ्ट क्यों है, एप्पल क्यों है, क्योंकि उसके पीछे की जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है, इनोवेटिव क्रिएटिव वर्क फोर्स है, जो कि रात दिन काम करती है, जिनको बेहतरीन इंसेंटिव्स कंपनसेशंस मिलते हैं, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो उनके दम पे ये कंपनियां हैं। आप बस उन ऑर्गेनाइजेशन से मतलब फाइनेंस रहने दो, उसमें उनका जो आइडिया है वो आइडिया रहने दो, गोल्स रहने दो, हर चीज़ रहने दो, बस एम्प्लॉय को निकाल लो, देखो क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कफोर्स होते हैं, एक्चुअली बाइंडिंग फोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल एसेट है। The foundation of any organization is the talented and hard-working people. An organization can achieve its objective only when it has the right kind of people in the right positions. If right kinds of employees are not available, it will lead to wastage of materials, time, effort, and energy, resulting in lower productivity and poor quality of products. The enterprise will not be able to sell its product profitably. तो बात वही हुई जो कि आपके सामने पहले भी रखी गई थी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है एक तरीके से बाइंडिंग फोर्स का काम करता है, वो सारे रिसोर्सेज को एक जगह लेके आके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है। अब देखो, जहाँ तक बात आती है कि आज के दौर में जो स्टाफिंग है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो हाँ जी बस एम्प्लॉय को लेके आना है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। लेकिन आज का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक तरीके से इन्वायरमेंट है, जो कहते हैं ना कि कटिंग एज पे चीज़ें चलती हैं। तो उसके पीछे रीज़न है कि आज के टाइम पे स्टाफिंग फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी की रैपिड एडवांसमेंट है। आज कोई टेक्नोलॉजी, कल कोई टेक्नोलॉजी, और उसके अकॉर्डिंग उस टेक्नोलॉजी से जो जानकार लोग हैं, जो एक्सपीरियंस पीपल, उनके डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले बस टैली पे काम होता था, ठीक है, अकाउंटिंग की बात आती थी, अब सैप पे काम होता है। ठीक है, तो जो टैली वाले बंदे हैं अब वो सैप पे काम नहीं कर पाते, अब कंपनियां किसको खोजती हैं, जिनको सैप चलाना आता है। तो इसलिए रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण हमारे को टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत अब ज़्यादा पड़ने लगी है, दैट्स पे स्टाफिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज़ है वो बड़ी होने लगी है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बड़ी होती है, काम बढ़ जाते हैं, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे बढ़ती है। और आज के टाइम में ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। तो बहुत बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है जो कि तरीके से काम करे। ठीक है, तो इसीलिए याद रख लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग के आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि स्टाफिंग की ऑर्गेनाइजेशनल इम्पॉर्टेंस क्या है। तो बात हो रही थी ऑर्गेनाइजेशनल इम्पॉर्टेंस की स्टाफिंग के रेफरेंस में। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग में क्या होता है ये अपने जहन में रखिएगा, तब आप तरीके से समझ में पाएंगे कि स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल रेफरेंस में। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो एक कॉम्पिटेंट पर्सनल को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो, कुछ करने की चाह हो, कुछ करने की इच्छा हो, ठीक है, तो उस बंदे को पाने के लिए आपको स्टाफिंग करना होगा। इसलिए यहाँ पे मार्क करता है दैट प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग competent personnel for various jobs. Second is that higher performance. If you actually want to improve the performance of your organization, then you need to do proper staffing. याद रख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, और साथ साथ किसी एक इंसान की भी अगर परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज़ करनी है, देन समवेयर समहाउ आपको एक सही इंसान उस काम के लिए और या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के लिए आपको लेके आने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इफ़ यू एक्चुअली वांट टू कंटिन्यूस योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, इट्स लाइक कि फ्यूचरिस्टिक बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की बात आती है, तो आपको एक बेहतरीन एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है।
देखो भाई, जहाँ तक बात आती है, कोई भी अगर आपके यहाँ मैनेजर है, इट्स लाइक कोई CEO है, COO है, CFO है, अगर ऐसे बंदे हैं और उन बंदों के दम पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो कल को तो वो नहीं रहेंगे फॉर श्योर। और कल को याद रख लीजिएगा, उनको सक्सीड करने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो उनको सक्सीड करने के लिए आप ऑब्वियसली बात है मैनेजर्स ही लेके आएंगे। तो इसलिए अगर आप अच्छे तरीके से स्टाफिंग करते हैं तो कल को टॉप मैनेजर्स के जाने के बाद भी, क्या कल को टॉप मैनेजर्स के जाने के बाद भी वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकते हैं, साथ साथ उन लोगों की जगह भी ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स continuous survival and growth of the enterprise through succession planning for managers. It's like कि मिस्टर शर्मा अगर अभी CEO हैं तो मिस्टर शर्मा के जाने के बाद जो नेक्स्ट बंदा है वो बड़ा तरीके से काम करता है, हम उसको CEO बना देंगे। तो वो भी क्या है, वो भी स्टाफिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि वैकेंट पोजीशन को फिल करना इज़ द अल्टीमेट सेंस ऑफ स्टाफिंग। बस बाहर से लाना स्टाफिंग नहीं है, वैकेंसी को फिल करना इज़ द मेन सेंस फॉर स्टाफिंग। अब वो इंटरनली ही आप फिल करें या एक्सटर्नली फिल करें, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू यूटिलाइज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स, यू नीड टू डू प्रॉपर स्टाफिंग। देखो भाई, यहाँ पे प्रॉपर स्टाफिंग की अगर बात आती है तो यहाँ पे दो चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आप ये देखें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। जहाँ तक मैन पावर रिक्वायरमेंट्स की बात आती है तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है। जहाँ तक ओवर स्टाफ्ड की बात आती है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, और अंडर स्टाफ्ड का मतलब ज़रूरत से कम लोग हैं। तो याद रख लीजिएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन ना ही ओवर स्टाफ्ड होना चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन ना ही अंडर स्टाफ्ड होना चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके स्टाफ पे आपको सैलरी देनी होती है और सैलरी आपके कॉस्ट को ऐड करती है। तो अगर आप ओवर स्टाफ करेंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए मे बी यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल और हाई लेबर कॉस्ट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर कम लोग रहेंगे तो मे बी काम कंप्लीट ना हो और काम के डिस्टर्ब होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, लोगों का शॉर्टेज होना या लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा होना, ये दोनों परेशानी का सबब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है। लेकिन इसीलिए अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो आपके ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ना ही आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, ना ही आपका काम रुकता है, ना ही आपका काम खराब होता है। इसलिए इफ़ यू एक्चुअली वांट टू डू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यू नीड टू डू प्रॉपर स्टाफिंग। आफ्टर दैट, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्टाफ के मोरल्स को हाई करना है, उनके जॉब के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना है, तो आपको तरीके से स्टाफिंग करना पड़ेगा। जैसे स्टाफिंग में ही हम आगे जाके देखने वाले हैं ट्रेनिंग, आगे जाके देखने वाले हैं डेवलपमेंट। तो अगर कोई बंदा अपने काम से खुश नहीं है तो आप जाके उनसे पूछो कि हाँ जी भैया क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको क्यों नहीं खुश हो तुम, तो आप उसको ट्रेन करोगे, नए स्किल्स सिखाओ, ठीक है। उसको इट्स लाइक कि जो बहुत जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बाहर भेजा जाता है, फ़ॉरेन भेजा जाता है, ताकि वहाँ से वो ट्रेनिंग करके आते हैं, फिर वापस से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वर्क कल्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई रहे, वो खुश रहे आपसे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है कि जितना भी वो वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उस वर्क के इक्विवेलेंट उसे पे ऑफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो ये भी परेशान करता है उसे, और बहुत बार वो फिगर आउट करते हैं कि हाँ जी हम यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इफ़ यू एक्चुअली वांट टू improve the job satisfaction of your employees, and if you actually want to enhance or raise the morale of your employees, you need to do proper staffing, which includes training, development, proper pay of compensation, bonus, incentives, international trainings। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ आपके एम्प्लॉयज़ में इन चीज़ों को ऐड करती है, जिसके कारण वो काफ़ी खुश रहते हैं और काम भी बड़े अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों के लिए आपको स्टाफिंग करने की ज़रूरत है। स्टाफिंग नहीं, अच्छे से स्टाफिंग करने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू obtain competent
personnel, if you want to enhance the performance of an organization and employee, if you maintain continuous survival and growth of your organization, if you want to do optimum utilization of human resources, and if you actually want to enhance the job satisfaction, morale of employee, you need to do proper staffing. Proper means proper staffing. Now we need to move to the next step, that's called staffing process. इस स्टाफिंग प्रोसेस में बहुत सारे कंटेंट्स है, कंटेंट्स को ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप हमारे सामने आ जाता है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट? देखो भाई, जहाँ तक एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात आती है तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले यहाँ पे मार्क करा है कि आपको एस्टिमेट करना होगा कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। क्या है? कितने लोगों की ज़रूरत है। अब जहाँ तक बात आती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में दो तरीके के आपको एनालिसिस करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ वर्क लोड एनालिसिस एंड सेकेंड इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस। आप देखो कि कितना काम है और उस काम को करने वाले लोग कितने हैं। अगर काम ज़्यादा लोग कम हैं विच मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है, और अगर काम कम करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है। देखो भाई, यहाँ पे वर्क लोड एनालिसिस में क्या कहता है, इट वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो वर्क लोड एनालिसिस में आप ये देखते हो कि किसी काम को पूरा करने के लिए मुझे एक्चुअली कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या काम है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उससे एकम्प्लिश हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस किस तरीके से हिट हो रहा है। ये वर्क लोड एनालिसिस की बात करता है। वर्क फोर्स में यहाँ पे मार्क करता है कि यहाँ पे आपको एस्टिमेट करने होंगे नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। इट वुड रिवील वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ्ड और ओवर स्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड, ठीक है। Neither overstaffing nor understaffing is desirable situation. A situation of overstaffing somewhere would necessitate employee removal or transfer elsewhere. On the other hand, situation of understaffing would necessitate the starting of the recruitment process. तो बात एकदम सीधी सी है। जब आप फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करोगे स्टाफिंग दैट्स कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो आपको दो एनालिसिस करना है, वर्क लोड एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड में आपको ये असेस करना है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, और वर्क लोड में आपको, वर्क फोर्स में आपको ये देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली कितने लोग हैं, वो ओवर स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है या ऑप्टिममली स्टाफ्ड है, ठीक है। तो पता करना कि कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है, यही है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो भाई, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद आपके सामने सेकंड स्टेप आता है, वो है रिक्रूटमेंट। मान लेते हैं आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हाँ जी, हमारे यहाँ मान लेते हैं सपोज दैट 100, 106, 707, 109, चलो मान लेते हैं 110 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, 110 एम्प्लॉयज़ की हमारे को अभी हाल में ज़रूरत है। तो उसके लिए अब आपको सेकेंड स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब देखो भाई, रिक्रूटमेंट को समझने के लिए बस आप इस फिगर को समझ लो, ये फिगर आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे जूजू जी हैं, ठीक है, वो देखो बाजा लेके कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ जॉब्स है, हमारे यहाँ जॉब्स है, हमारे वैकेंसी है, हमारे वैकेंसी है। मतलब अनाउंस करना मार्केट में, पब्लिक में इस तरीके से बाजा या भोपू लेके नहीं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, वेदर वो प्रिंटेड मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना दैट आर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड लेबर्स और एम्प्लॉयज़, हमारे यहाँ वैकेंसी है, हमारे यहाँ जॉब्स हैं, इस चीज़ को इन्फॉर्म करना, इस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना ही रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का लोग बहुत बार समझ लेते हैं कि हाँ जी एम्प्लॉय को लेके आना, नो, एम्प्लॉय को लेके आना रिक्रूटमेंट नहीं है। रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को तैयार करना, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, लोगों को बताना कि हमारे यहाँ जॉब खाली है, आइए अप्लाई कीजिए, दैट्स इट, यही है रिक्रूटमेंट। इससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कुछ नहीं होता है। देखो कहता है
Recruitment is the process of researching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment क्या है? एक ऐसा process है जिसमें हम research करते हैं, या फिर यहाँ पे research नहीं होगा, search होगा. प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मतलब क्या? जो हमारे एम्प्लॉय बन सकते हैं, है नहीं, जो हमारे एम्प्लॉय बन सकते हैं उनको खोजना और उनको स्टिमुलेट करना, जगाना कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए. क्योंकि हम तो नहीं जाएंगे उनको घर से बुलाने के लिए कि चलो भाई हमारे यहाँ जॉब खाली है, आओ काम करो. ऑब्वियस बात है, हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, स्टिमुलेट करेंगे, वो आएंगे, अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू होगा, रिटर्न होगा, वॉटएवर, वो बात की बात है. बट हाँ, उनको बुलाना क्यों, अप्लाई करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है? रिक्रूटमेंट कहा जाता है. और रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एक पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स को तैयार करना. जितनी ही ज़्यादा लोग होंगे, जितने ही वाइडर ऑप्शंस होंगे, हम उतने ही बेहतरीन लोगों को आराम से चुन पाएंगे. कहते हैं ना कि जितने ही ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही अच्छा सिलेक्शन होगा, और जितना ही कम ऑप्शन होंगे उतना ही हमारा अच्छा सिलेक्शन नहीं हो सकता है. अब रिक्रूटमेंट में बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले कि भाई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा. आप एडवर्टाइज़ करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कांटेक्ट करोगे, आप naukri.com पे डालोगे, indeed.com पे डालोगे, jobkhojo.com पे डालोगे, तो कहाँ कहाँ आप ये इन्फॉर्मेशन डालोगे. ठीक है. उसके बाद आप देखो कि इनकी वैलिडिटी क्या है, असेस करोगे इन सारे पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म की वैलिडिटी. उसमें से फिर आप एक सूटेबल वन को चूज़ करोगे. एक भी चूज़ कर सकते हो, दो भी चूज़ कर सकते हो, सब भी चूज़ कर सकते हो. उसके बाद आप इनवाइट करो कि हाँ जी आइए हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, हमारे यहाँ ये पोस्ट के लिए ये वैकेंसी खाली, इतना पे ऑफ होगा, वॉटएवर. आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, इंटरव्यू के लिए बुलाइए, टेस्ट के लिए बुलाना है, टेस्ट के लिए बुलाइए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करिए. इट्स अप टू यू. क्लियर क्या? तो ये थी कहानी, रिक्रूटमेंट क्या होता है. उम्मीद है आपको रिक्रूटमेंट समझ में आया होगा. चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की. देखो भाई, हमने ये देख लिया था कि हमारे को कितने लोगों की ज़रूरत है एस्टिमेटिंग मैन पर रिक्वायरमेंट में. फिर हमारे को जितने की ज़रूरत है उसका हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी पूरे मार्केट में, आइए 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 हमारे यहाँ जॉब खाली है. अब लोग आएंगे और हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे. अब हम उनमें से क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे. उसको सेलेक्ट करेंगे जो कि बेस्ट एम्प्लॉय होगा हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टाफिंग में? दैट्स कॉल्ड सिलेक्शन. सो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब. सिलेक्शन प्रोसेस के दो इम्पॉर्टेंट पर्पस होते हैं, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले चीज़, जितने भी ऑप्शन है उसमें बेस्ट को चुनना, पहला पर्पस. दूसरा, जब कोई बंदा चुना जाता है तो उसका सेल्फ स्टीम, जिसका प्रेस्टीज होता है, वो भी इन्हांस होता है. और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है. तो अब देख लीजिए कि अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस की बात करनी होती है तो यहाँ पे कुछ उसके स्टेप्स दिए गए हैं कि सिलेक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. याद रख लीजिएगा, स्टाफिंग के स्टेप से मत भटकिएगा. पहला स्टेप क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. दूसरा क्या था? रिक्रूटमेंट. और तीसरा क्या है? सिलेक्शन. सिलेक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में से बेस्ट एम्प्लॉयज़ या बेस्ट पर्सन को चुनना ही सिलेक्शन कहा जाता है. सिलेक्शन के दो पर्पस, सबसे पहले चीज़ बेस्ट अमॉन्ग अवेलेबल चुने, और साथ ही साथ जिसको चुना जाए उसके प्रेस्टीज या उसका सेल्फ स्टीम भी इन्हांस हो. आप सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहले चीज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? देखो भाई, जब आपने वैकेंसी के लिए एक तरीके से एडवर्टीजमेंट डाला था कि हमारे को इतने लोगों की ज़रूरत है, तो उसमें आपने एलिजिबिलिटी भी डाला होगा. आपने डाला होगा लैंग्वेज, हिंदी ही चाहिए या इंग्लिश ही चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा. आपने डाला होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या जी हमारे को बैचलर्स ही चाहिए या फिर हमारे को मास्टर्स ही चाहिए. एक्सपीरियंस भी डाला होगा, कम से कम यहाँ पर 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. तो ऐसी एलिजिबिलिटीज़ आपने डाली होंगी. अब आपने जो भी एलिजिबिलिटी डाला होगा उसके अकॉर्डिंग सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को कंपेयर करोगे. अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म्स अनक्वालिफाइड हुए, अनफिट हुए,
उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे तो आप उसे क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। जैसे मान लेते हैं आपने कहा था ग्रेजुएट होना चाहिए, अब किसी 12th पास बंदे ने अप्लाई करा तो तुरंत क्या कर दोगे, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। आपने कहा था कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, अब उसमें है वो फ्रेशर, रिजेक्ट कर दोगे। अब आपने डाला था कि भाई इंग्लिश जानना चाहिए, उसको इंग्लिश फ्लुएंटली आना चाहिए, हिंदी आए या ना आए, अब बेचारे को हिंदी आती, इंग्लिश टूटी फूटी आती, अब तुरंत रिजेक्ट कर दोगे। तो इसीलिए जो अनक्वालिफाइड या अनफिट एप्लीकेंट्स जॉब सीकर्स होंगे उनको ऊपर से उनके रिज्यूमेस को देख के, उनके सीवीज को देख के रिजेक्ट करना, एलिमिनेट करना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट, आफ्टर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स आपके पास अब बचे होंगे उनका क्या स्टार्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट स्टार्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट में हम एप्टीट्यूड चेक करते हैं, इंटेलिजेंस चेक करते हैं, पर्सनालिटी चेक करते हैं, मतलब जो भी उस जॉब के लिए कोई स्किल चाहिए, क्या जो भी उस जॉब के लिए कोई स्किल चाहिए, उस स्किल को सेलेक्ट करना, उस स्किल के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देना ही कहा जाता है सिलेक्शन टेस्ट। सो सिलेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे कि आपको बताया गया कि जॉब के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है, उन क्वालिटीज़ को चेक करना। किसी जॉब में इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है तो इंटेलिजेंस चेक करना, किसी जॉब में पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट है तो पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल की बात आती है कि मान लेते हैं आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है, जो कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के सामने आपके बिज़नेस प्रपोजल्स को ले जाके पिच करे और बिज़नेस लेके आएँ, तो इसमें वेल ग्रूम्ड पर्सन्स की आपको ज़रूरत होती है, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, मतलब वो देखने में अच्छे लगे, उनके ड्रेसिंग सेंस अच्छा, उनकी लैंग्वेज अच्छी हो, ठीक है। तो इसलिए जॉब के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको मल्टीपल सिलेक्शन टेस्ट करने होते हैं। अब देखो भाई, जहाँ तक टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाता है, जो कि आमतौर पे इसमें डिसीजन मेकिंग या जजमेंट्स को लेके हम चेक करते हैं। आमतौर पे एक स्कूल टीचर का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि इंसान किस तरीके से नए स्किल्स को सीख सकते हैं। इसलिए आप देखते हो जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, विद इट्स बैंकिंग और एसएससी और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, तो उन सब चीज़ों में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप देखोगे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। एमबीए की भी बात कर लीजिए तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, ताकि कल को जब बंदा उस एग्ज़ामिनेशन से सेलेक्ट होके किसी कॉलेज में जाता है या फिर किसी भी जोन में जाता है तो वो उस नई स्किल्स को किस तरीके से सीख पाता है, नहीं सीख पाता, ये एप्टीट्यूड टेस्ट से आराम से पता चल पाता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। अब जहाँ तक पर्सनालिटी टेस्ट की बात आती है तो आमतौर पे किसी पर्सन की इमोशन, कैरेक्टर, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम, इन सब चीज़ों को आप पर्सनालिटी टेस्ट में जज करते हो, चेक करते हो, ठीक है। ट्रेड टेस्ट, इट्स लाइक कि जो उसकी एग्जिस्टिंग स्किल है, जैसे मान लेते हैं कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं आता, ये ट्रेड टेस्ट होता है। कोई टीचर है तो उसको पढ़ाना आता है कि नहीं आता, ये ट्रेड टेस्ट होता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट की बात आती है तो इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उस पर्सन का जो लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, जो पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है, ठीक है। जैसे अगर कोई इंटीरियर डेकोरेटर है या कोई फैशन डिज़ाइनर है तो उसका जो जॉनर है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो कैसे डिज़ाइन में है, वो एथनिक है या कंटेम्प्रेरी है, कौन से डिज़ाइन में वो ज़्यादा मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, तो वो चीज़ इंटरेस्ट टेस्ट से आराम से पता चल पाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बेसिकली याद रख लीजिएगा सिलेक्शन के बाद का ये पॉइंट बनता है, नहीं सिलेक्शन के अंदर ही पॉइंट बनता है। जस्ट अ मिनट, देखिए, तो सिलेक्शन था, सिलेक्शन में सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग था, ठीक है, रिजेक्शन एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, इसमें हमने मल्टीपल टाइप के टेस्ट किए। उसके बाद हमारे सामने सिलेक्शन के अंदर ही हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सारे सिलेक्शन के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब बंदा का इट्स लाइक कि वो टेस्ट हो जाता है, सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है, तो जो सेलेक्ट होता है बंदा, उसका फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंफर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात आती है तो ऑलरेडी आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है। इट्स अ ओरल कम्युनिकेशन विच इज़ अ फॉर्मल इन नेचर, जिसमें डेप्थ कन्वर्सेशन होती है ताकि बंदे का जो सूटेबिलिटी है उसको हम इवैल्यूएट कर सकें। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सामने से बंदा वैसा जैसे डॉक्यूमेंट में मेंशन है, तो ये चीज़ होती है।
अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद हमारे को उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है कि हाँ जी उसका बैकग्राउंड कहाँ क्या है, उसने कहीं काम किया नहीं किया, अगर किया तो क्यों स्विच किया उसने। तो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के बारे में जाना, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के बारे में जाना ज़रूरी होता है। इन सब को जानने के बाद हम फिर सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि हाँ जी उसे सेलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर सेलेक्ट हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, फ़िटनेस टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो फिर फ़िटनेस टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें बंदा पास हो जाता है तो फिर उसको जॉब ऑफ़र किया जाता है। जैसे ही वो उस जॉब ऑफ़र या ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है उसको ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तैयार होता है जिसमें पे, अलावेंसेस, आवर ऑफ वर्क, लीव रूल्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन, जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दी जाती है। तो ये हुआ सिलेक्शन। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्टाफिंग के सबसे पहले स्टेप क्या हो जाते हैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड क्या था आपका? देख लेते हैं एक बार, रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर के आपके सामने कुछ 8 स्टेप्स, और उसके बाद आ जाता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो भाई, आपने मैन पावर एस्टिमेट करा, ठीक है, आपने कहा हमारे यहाँ वैकेंसी है, आइए आ गए। अब आपने सेलेक्ट भी कर लिया कि हाँ जी कौन सा बंदा हमारे यहाँ काम करेगा। सिलेक्शन के बाद अब जिस बंदे को आपने चुन लिया है, अब उस बंदे को उस जॉब पोजीशन पे आपको प्लेस करना होगा। ठीक है, so placement refers to occupying of the position or a post for which he or she has been selected। ठीक है, तो ये हुआ प्लेसमेंट, मतलब जाके उसको कुर्सी दे देना कि हाँ जी यहाँ पे बैठिए, आपका केबिन होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्लेसमेंट। वो ज्वाइन करता है। प्लेसमेंट के बाद आपको क्या करना पड़ता है? ओरिएंटेशन करना पड़ता है। ओरिएंटेशन मीन्स व्हाट? जो भी उसका वर्किंग इन्वायरमेंट है उससे उसको रूबरू करवाना, फेमिलराइज करवाना, ताकि वो जाने कि कौन सीनियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन यहाँ पे हेल्पर है, अगर ये प्रॉब्लम हुई तो किससे कांटेक्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम हुई तो किससे कांटेक्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करना होगा। सो ओरिएंटेशन रेफर्स टू द इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय to his or her subordinates or superiors and colleagues and familiarizing him or her with the rules and policies of the organization so that he or she can able to work in environment easily। तो ये हो जाता है आपका ओरिएंटेशन। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको प्लेस करना होता है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन 2 काम आपको करना होता है। अब बंदे ने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया तो अब आपको क्या करना पड़ता है? तो अब आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना पड़ता है। देखो भाई, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। आगे जाके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपने आप में एक पूरा टॉपिक बन जाएगा। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी की एग्जिस्टिंग स्किल्स को, याद रख लीजिएगा, किसी की एग्जिस्टिंग स्किल्स को और शार्पन करना और इन्हांस करना और इम्प्रूव करना ट्रेनिंग कहा जाता है। और नए स्किल्स को ऐड करवाना डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है। तो जब किसी एम्प्लॉय को जब आप कुछ नई चीज़ सिखाते हो, जब वो नई स्किल्स को अक्वायर करता है, नई कॉम्पिटेंसीज को अक्वायर करता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड डेवलपमेंट। लेकिन जब वो अपने एग्जिस्टिंग स्किल में ही बेहतरी पाता है या बेहतरीन करने की कोशिश करता है तो आप उसे क्या बताते हो? तो ये ट्रेनिंग है। जैसे कोई अकाउंटिंग जानता है तो ठीक है, अब अकाउंटिंग जानता है, टैली पे जानता है, अब टैली का नया वर्जन सिखा रहे हो आप उसे, सैप सिखा रहे हो आप उसे, ठीक है, और इन सॉफ्टवेयर से आप उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अकाउंटिंग बता रहे हो। तो ये क्या हो गया? ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि वो अकाउंटिंग फील्ड में ही और भी चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से सीख रहा है। तो ये चीज़ हो जाता है ट्रेनिंग। लेकिन नए तौर तरीके सिखाना, नई कॉम्पिटेंसीज बताना क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले चीज़ देखो, कहता है ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग क्या है? तो नॉलेज और स्किल को बढ़ाना। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है लर्निंग एंड ग्रोथ का, नई चीज़ों को सीखना आप कह सकते हो। डेप्थ ऑफ द नॉलेज याद रख लीजिएगा, ट्रेनिंग में आम तौर पे इट्स लाइक कि जो एम्प्लॉय है, इट इज़ नो नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे नो नहीं होगा। देखिए,
सो ट्रेनिंग इनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। ट्रेनिंग क्या करता है, एम्प्लॉय को अपने एग्जिस्टिंग काम को अच्छे से करने का तरीका बताता है, लेकिन डेवलपमेंट एक एम्प्लॉय के ओवरऑल ग्रोथ को क्या करता है, कंफर्म करता है। ओवरऑल ग्रोथ इट्स लाइक कि उसके पास जो नॉलेज है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो लैंग्वेज है, इन सभी चीज़ में ग्रोथ हो। फोकस ओरिएंटेशन, देखो भाई ट्रेनिंग हमेशा जॉब ओरिएंटेड होता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा करियर ओरिएंटेड होता है। वो अपने फ्यूचर और भी अच्छे से सिक्योर कर पाता है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो हो गया, चलो ये बंदा काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि वो काम कैसा कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय के करंट, अभी के और पास्ट परफॉर्मेंस को क्या करना, जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है उनसे कंपेयर करना कि हाँ जी बंदा अच्छा काम कर रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा है। ऐसे एक सेल्स मैनेजर है तो देखना कि उसने कितना सेल्स लाके ऑर्गेनाइजेशन को दिया और कितना नहीं दिया, कितना स्टैंडर्ड सेल्स है हमारा, उस स्टैंडर्ड सेल्स पे है या उससे आगे है या उससे पीछे है। इस तरीके से एक सेल्स मैनेजर का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। अब अगर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल में अच्छा रिजल्ट आता है तो उसको बोनस मिलता है, इंसेंटिव्स मिलता है, बहुत बार तो प्रमोशन भी दे दिए जाते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इट्स लाइक कि उसके परफॉर्मेंस को चेक करना कि हाँ जी वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको प्रमोट करोगे और उसकी करियर प्लानिंग करोगे। प्रमोशन इट्स लाइक कि हायर पोजीशन पे उसको शिफ्ट अप करना, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। ठीक है, और नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स या जूनियर्स। करियर प्लानिंग का मतलब या फिर उसे नई जो हमारा मान लेते कोई हमने कोई नया डिवीज़न ओपन किया है या फिर हमने कोई फॉरेन में अपना कोई ब्रांच ओपन किया है तो जाके उसको वहाँ पे भेजना, जाके वहाँ पे काम वो सीखे, काम करे, ये करियर प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, so promotion and career planning for employees have become necessary for all organization. Managers must encourage employees to grow and realize their full potentials. Promotions are an integral part of people's career. Promotions involve shifting an employee to a higher position, carrying higher responsibility, facilities, status and pay, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो बंदे ने अच्छा काम किया तो भाई प्रमोट कर दो, नहीं किया तो मत प्रमोट करो। एट लास्ट बात आती है कंपनसेशन की। कंपनसेशन का सीधा सा मतलब है काम के बदले में जो भी आप उसे दोगे वो सारा कंपनसेशन कहा जाता है। और कंपनसेशन इट्स लाइक कि ऑल फॉर्म ऑफ पेज, रिवॉर्ड्स, फी, जो भी आप दो, मनी काइंड, जो भी आप दो वो सब कंपनसेशन का हिस्सा होता है। और कंपनसेशन के दो फॉर्मेट्स होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स में जो सीधी बात आपको कैश, इट्स लाइक आपके बैंक में पैसा आता है, वेजेस का, सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव्स, बोनस, ये सब आपके डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स के हिस्से होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम बेस्ड प्लान और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान। टाइम बेस्ड प्लान लाइक कि जो आपकी मंथली सैलरी है वो टाइम बेस्ड में आएगी और अगर आपका इंसेंटिव है टारगेट पे तो परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट पेमेंट्स। अब जहाँ तक इनडायरेक्ट पेमेंट्स की बात आती है तो देखो भाई यहाँ पे आपको पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन पैसे के इक्विवेलेंट आपको बेनिफिट्स दी जा रही हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड है, LIC इंश्योरेंस करवा देना, ये सारी चीज़ें आपके लिए डायरेक्ट पेमेंट्स के हिस्से में आती हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऐसे प्लान को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लेबर लॉज में कहा गया हाँ जी प्रोविडेंट फंड इतना होना चाहिए तो इतना होगा ही होगा। अगर लेबर लॉज में कहा गया कि इन सारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन को करवाना पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को करवाना पड़ेगा। भाई ट्रेड यूनियन की भी डिमांड होती है, कंपनी की अपनी पॉलिसी भी होती है और इक्विटी भी होता है, इट्स लाइक कि जो ओनर्स होते हैं उनका भी एक अपना स्टैंड होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम कंपनसेशन की बात करेंगे तो हमें डुअल फॉर्मेट्स की बात करनी पड़ेगी, हमें कैश और काइंड दोनों की बात करनी पड़ेगी। और कंपनसेशन का सीधा सा मतलब काम के बदले में आपको जो भी मिले, वजह से रिवॉर्ड और पेमेंट और मनी, कुछ भी मिले वो आपके लिए कंपनसेशन काउंट किया जाता है। चलिए, उम्मीद है आपको स्टेप्स समझ में आया होगा। तो ये 8 स्टेप्स थे किसके, तो ये 8 स्टेप्स थे आपके स्टाफिंग के। ठीक है, चलिए भाई स्टाफिंग का जो दूसरा स्टेप था आजकल रिक्रूटमेंट, तो हम अब रिक्रूटमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज देखो भाई, कहाँ कहाँ से आप रिक्रूट कर सकते हो।
रिक्रूटमेंट का मतलब तो आपको बताया है क्या, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। ठीक है कि हाँ जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, वैकेंसीज हैं, ये कहा जाता है ये कहा जाता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट के दो फॉर्मेट होते हैं, या तो आप अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को लेके आओ, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और अगर अंदर नहीं है तो आप बाहर से भी खोज के लेके आ सकते हो। तो रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज, फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स में आपके सामने तीन चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। ट्रांसफ़र का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह आप शिफ्ट करो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हो, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ट्रांसफ़र। सो ट्रांसफ़र में एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है एक जोन से दूसरे जोन में, लेकिन याद रख लीजिएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सैलरी, उसके स्टेटस में एज सच कोई चेंज इन जनरल नहीं होता है, लेकिन बहुत बार हो भी सकता है। छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो जितने भी आर्मी पर्सनल्स को आमतौर पे कश्मीर में डिप्लॉय किया जाता है, जो कि आमतौर पे मिलिटेंट इफेक्टिव एरियाज़ की अगर बात करते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के एरियाज़ में जहाँ पे नक्सलीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है, अगर उन एरियाज़ में अगर उनको डिप्लॉय किया जाता है तो उनकी रैंकिंग सेम होती है, पोजीशन सेम होती है, लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, डिप्लॉयमेंट किया जाता है, तो इस प्रोसेस में उनकी बहुत बार सैलरी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा खतरा वाला जोन होता है। तो इसलिए ट्रांसफ़र में आमतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, स्टेटस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत बार सैलरीज़ में देखा गया है कि चेंज होता है, लेकिन कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं होता, बट हाँ इनफ पैसा बढ़ाया जाता है। बाकी कंपनीज़ के केस में एज सच ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र, एक जॉब से दूसरे जॉब, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर अलग अलग एरिया में, जो भी कहो आप। नेक्स्ट आपके सामने क्या आ जाता है, प्रमोशन। सवाल है सर प्रमोशन क्या होता है, तो देखो भाई प्रमोशन सिंपल सा एक ऐसा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जहाँ पे किसी एक बंदे को हायर पोजीशन पे क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है या प्लेस किया जाता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं, उसको फैसिलिटी भी ज़्यादा दिए जाते हैं, उसका स्टेटस भी ज़्यादा होता है, उसके पास अथॉरिटी भी ज़्यादा दे दिया जाता है, और पैसे तो ज़्यादा होते ही होते हैं। तो ये कहा जाता है प्रमोशन। और बहुत बार आप देखोगे ट्रांसफ़र के साथ क्या होता है, प्रमोशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कोई बंदा कहीं पे एडीएम है, ठीक है, क्या है, एडीएम है, ठीक है, अब उसको किसी दूसरे शहर में भेज के डीएम बना दिया जाता है। वो एएसपी है तो किसी दूसरे शहर में भेज के उसको एसपी बना दिया जाता है। तो इस तरीके से जो चेंजेस होते थे कि कहीं पे वो मैनेजर था, अब उसको बना दिया गया है असिस्टेंट जनरल मैनेजर और दूसरी जगह। तो बहुत बार ट्रांसफ़र और प्रमोशन साथ साथ होता है, बहुत बार ट्रांसफ़र अलग और प्रमोशन अलग अलग होते हैं। क्लियर क्या? अब देखो भाई, जो भी कहो प्रमोशन एक बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, उसकी लॉयल्टी को बढ़ाता है, उसके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन से उसको और भी ज़्यादा अटैच करता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर कहीं पे वैकेंसी है, कोई मैनेजर चला गया, मतलब कोई हायर पोजीशन वैकेंट हो गया, तो फिर हम लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट आपके सामने है ले ऑफ। देखो भाई, आज के टाइम पे ले ऑफ तो बड़ा कॉमन चीज़ हो गया है। जो भी कंपनीज़ को नुकसान पहुंच रहा है लॉकडाउन एंड कोविड के सिनेरियो के कारण, जो भी इकोनॉमिकल रिपरकशंस आए हैं, उसमें तगड़े से इट्स लाइक कि बड़ी से बड़ी कंपनियां ले ऑफ करें। ले ऑफ इट्स लाइक अ टेम्पररी सस्पेंशन और परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना। जब ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ्ड हो जाते हैं लोग, या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती कि उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकें, तो ऑर्गेनाइजेशन को ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट का तरीका अपनाना पड़ता है। मतलब उन लोग जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, उनको निकाला जाना। टेम्परेरी या परमानेंट क्या कहा जाएगा, ले ऑफ कहा जाएगा। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कितने, 3। फर्स्ट इज़ ट्रांसफ़र, सेकेंड इज़ प्रमोशन, थर्ड इज़ ले ऑफ। तो ये है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमारे सामने क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये तो हम अंदर से ही सारे को काम कर रहे थे, अब हम देखेंगे बाहर से। ठीक है, देखो जहाँ तक बात आती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आपके सामने है कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत बार लोग इसे कैंपस प्लेसमेंट्स भी कहते हैं। जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉलेजेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे कंपनियाँ डायरेक्टली जाती हैं
फ्रेशर से डील करती हैं, बात करती हैं, उनको जॉब ऑफ़र करती हैं। अगर उनको जॉब पसंद होता है तो लेते। तो आपको पता होगा काफ़ी कॉमन मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है कैंपस सिलेक्शन, जहाँ पे कॉलेजेस और कंपनीज़ के बीच में एक टाई अप बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट। मुझे लगता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत एज सच नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज़। इट्स लाइक कि आमतौर पे अगर किसी को जॉब चाहिए होता है तो मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज़ होती हैं। तो एक तरफ आपके सामने मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, एक तरफ आपके सामने एम्प्लॉयर है और एक तरफ आपके सामने एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर कहता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट को कि हाँ जी हमारे को एम्प्लॉय चाहिए, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट कंसल्टेंट को कहता है कि हाँ जी हमारे को जॉब चाहिए। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन दोनों की जोड़ी को क्या करता है भैया, मिला देता है कि हाँ जी लो आपको काम चाहिए था, आपको इंसान चाहिए था, मिल गया, दैट्स इट। आमतौर पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स अब लोअर लेवल एक्टिविटीज़ या लोअर लेवल काम के लिए भी वर्क करने लगे हैं, लेकिन इन जनरल शुरुआती दौर पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ओनली एंड ओनली एग्जीक्यूटिव लेवल या टॉप लेवल के मैनेजरियल पर्सनल्स को हायर करने के लिए बनाए जाते थे। इन प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास पूल ऑफ बायोडेटाज होते हैं कैंडिडेट्स के, और उसमें से जो सूटेबल होता है वो एम्प्लॉयर के साथ शेयर करते हैं, एम्प्लॉयर उनके साथ क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज़ की कहानी, वो कि बाहर से आते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। समझिएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। देखो भाई, सरकारी तरीका है एक, मान के लेते हैं जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ही। आमतौर पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है वो सरकार चलाती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया। अब जो पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा हैं वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अप्लाई करते, क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जाके अपना बायोडेटा देते हैं, अपना पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली आमतौर पे स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी संस्था है। अब जो भी एम्प्लॉयर है अगर उसको ज़रूरत होती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पूल ऑफ डेटा वो ख़रीद लेता है, परचेज़ कर लेता है, ठीक है। और उसमें से बाइफरकेट करते हैं कि हाँ जी कौन सा हमारे लिए, कौन सा हमारे लिए नहीं है, कौन सा हमारे लिए, कौन सा हमारे लिए नहीं है। और जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हाँ जी अब अवेलेबल है, ये हैं वो, जो उनको बात करना है बात करते हैं। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं वो प्राइवेट तो होते हैं, टॉप और एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लिए होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो सरकारी होता है। इट्स लाइक गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है, ताकि जो डिमांड और सप्लाई है लेबर का है, पर्सनल का, उसको क्या किया जा सके, फुलफ़िल किया जा सके। और ये अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों के लिए होता है। लेकिन एक चीज़ बड़ा इसका अजीब सा है, जानते हो ना सरकारी काम किस तरीके से चलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं अप टू डेट नहीं पता चला कि जो बंदा है उसका 5 साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो 10 नौकरियाँ छोड़ चुका है 5 साल में, इसलिए रिकॉर्ड बहुत बार अपडेटेड नहीं होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में। नेक्स्ट आपके सामने है एडवर्टीज़मेंट। ऑब्वियसली बात है, एडवर्टीज़मेंट आपको समझ में आया होगा। न्यूज़पेपर्स में देखते हुए क्लासिफाइड कॉलम्स में हाँ जी इतने लोगों की ज़रूरत है, हमारे यहाँ प्रिंसिपल की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है। तो इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट होते हैं न्यूज़पेपर में, वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं। टेलीविज़न्स में तो थोड़े कम होते हैं, जर्नल्स में अब थोड़े ज़्यादा होते हैं, मैगज़ीन्स में हो जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। पहले आमतौर पे दूरदर्शन पे खूब चलता था, बट अब आमतौर पे नहीं चलता। बट हाँ, इसका बड़ा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का आपके पास एक मौका होता है। सो एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज़। और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस एडवर्टीज़मेंट में। तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आप एक बहुत बड़े रेंज तक पहुँच सकते हो, लेकिन इसका बड़ा बड़ा पंगा भी है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे उतने ही पूल ऑफ रिस्पॉन्स आएंगे, और इसलिए इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है कि भाई उसमें आपको फिर बाइफरकेट करना है, सेलेक्ट करना, डिवाइड करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट फ़ायदा भी है तो थोड़ा नुकसान भी है, बट हाँ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एक अच्छा मॉड्यूल माना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। जैसे मान लो तो कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री गेट पे लिख दिया गया, इन्फॉर्मेशन लगा दी कि हमारे को 50 मज़दूर या 150 मज़दूरों की ज़रूरत है। अब जो भी उधर से गुजरेगा वो जाके कांटेक्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और आमतौर पे ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों के लिए होता है, क्योंकि स्किल्ड लोगों के लिए कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। वो आते हैं, जो लेबर काइंड ऑफ पीपल होते हैं, आते हैं, काम करते हैं, पैसा लेते हैं, दिहाड़ी लेते हैं, लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, लगा दिया एक इन्फॉर्मेशन, एक पोर्टल, एक पट्टा, चलो भाई लोग काम कर लो आके हमारे यहाँ, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गई तो ये चीज़ होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आपके सामने होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो एक बार लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? इट्स लाइक ये ऐसे टीम लीडर्स होते हैं जिनके अंडर बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, ये पूरे के पूरे ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। और जैसे ही लेबर्स को यहाँ पे पैसा मिलता है, ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उस पैसे में से क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आमतौर पे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा देखोगे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप थोड़ा ज़्यादा देखोगे। वो कहते हैं ना कि जो मेन मिस्त्री होता है, ठीक है, इट्स लाइक आप मान लो कि जो राज मिस्त्री होता है उसके नीचे बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, तो हम कॉन्टैक्ट करते हैं मेन लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, और फिर हमारे को जितने लेबर की ज़रूरत है 10, 20, 100, 50, 500 जितने लेबर की ज़रूरत है वो लेबर हमारे लिए अवेलेबल करवाता है। और जो भी वेज रेट फिक्स होता है शायद वो पर लेबर लेता है या ओवरऑल पे लेता है, ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ वो उन्हीं लेबर्स के पैसे में से अपना कमीशन लेता है और मालिक से भी अपना कमीशन लेता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। अब देखो भाई, इसका फ़ायदा तो है, आपको शॉर्ट नोटिस में बहुत सारे पूल ऑफ लेबर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसका बड़ा नुकसान भी है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से आपका पंगा हुआ तो सारे लेबर लेके जाएगा, एक लेबर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि वो लेबर का क्या होता है? माई बाप होता है, वो सारे वर्कर्स का माई बाप होता है। तो इसीलिए बहुत बार ये अपने मन से ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर देते हैं, जो कि बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये हो जाता है आपके यहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट आपके सामने है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स इज़ लाइक कि कंपनी को रेगुलर बेसिस पे कॉल्स आते हैं कि हाँ जी सर काम है क्या, हाँ जी हम काम मिलेगा क्या। वो बोलते हैं आप हमारे को अपना CV व्हाट्सअप कर दीजिए, जब काम होगा हम आपको ज़रूर कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से उनका CV एक तरीके से कंपाइल हो जाता है, और जब कंपनी की ज़रूरत होती है तो उस पुराने फाइल को निकाला जाता है, जहाँ पे बारी बारी से कॉल लगाया जाता है कि हाँ जी बताइए आप अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। क्या कहा जाता है? कैजुअल कॉलर्स। तो देखो भाई, कहता है एक कंपनी है जिसको एप्लीकेशंस हमेशा मिलते रहते हैं, वेदर वो वैकेंसी को अनाउंस करे या अनाउंस ना करे। तो इसीलिए जब वैकेंसी अराइज़ होती है तो उन एप्लीकेशंस में से कंपनी कांटेक्ट करती है, कांटेक्ट करते जो अवेलेबल होते हैं उनको हायर करते हैं। फ़ायदा क्या है? ये रिक्रूटमेंट वर्क फोर्स का जो एक तरीके से जो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है उससे बड़ा सस्ता तरीका होता है ये कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंगली काम कर रहे हैं, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब खाली है तो आमतौर पे आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अपने किसी फैमिली फ्रेंड को क्या करता है? रिकमेंड करता है कि हाँ जी सर इसे रख लो, बड़ा अच्छा काम करेगा ये। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और आमतौर पे इसमें बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वो तो हमारे काम ही कर रहा है और उसके रेफरेंस से कोई दूसरा बंदा हमारे यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग इट्स लाइक कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाना, काम के बारे में बताना, लोगों की ज़रूरत होगी लोग कांटेक्ट करेंगे। तो naukri.com हो, jobdekho.com हो, jobstreet.com हो, indeed.com हो, ये सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ एक जगह आते हैं और अपनी नीड्स को क्या करते हैं? फुलफ़िल करते हैं। तो ये था आपके रिक्रूटमेंट का दो सोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखो भाई, इनके अपने फ़ायदे हैं और इनके अपने नुकसान हैं। देख लेते हैं इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इंटरनल का अपना फ़ायदा और अपना नुकसान। अगर इंटरनल के फ़ायदे की बात करें, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, ठीक है। कोई आपको एप्लीकेशन नहीं डालना होता है, कोई आपको 10 लोगों को इंटरव्यू नहीं करना होता है, कोई आपको ट्रेन नहीं करना होता है, तो बड़ा सस्ता तरीका है, ठीक है। साथ साथ ही एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। जब किसी का प्रमोशन होगा तो अच्छा खासा मोटिवेट होगा। जहाँ पे वो 8 घंटा काम करता है, वो एक्स्ट्रा काम तो नहीं करेगा, बट उस 8 घंटा में ही वो डेडिकेटेड होके काम करता है। क्लियर क्या? और इनफैक्ट जो लोअर लेवल पे लोग होते हैं उनके लिए एज अ मोटिवेशन काम करते हैं कि हाँ जी ये बंदा गया है तो मैं भी तो जाऊँगा ही कभी ना कभी। तो ये फंडा होता है। नेक्स्ट जो आपका इट्स लाइक कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। वो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसी को ट्रांसफ़र है, उसी को प्रमोट किया जाता है।
तो कोई यहाँ पे प्लेसमेंट की आज से ज़रूरत नहीं होती, कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती, कोई इंडक्शन मीट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन को जान रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर जान रहा होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस स्टाफ हैं किसी एक डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरी जगह में स्टाफ की शॉर्टेज है, तो उसको एडजस्ट करने में बड़ा अच्छा रोल निभाता है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। साथ ही साथ कोई इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। और ट्रांसफ़र एक तरीके का टूल है जिससे हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आराम से ट्रेन भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र एक टूल के तौर पे भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ पीस प्रिवेल्स इन द एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ प्रमोशनल रेवेन्यूज़। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का एक सिस्टम बना रहता है तो थोड़ी शांति बनी रहती है कि हाँ जी कोई बाहर का बंदा नहीं आ रहा, वो सो कॉल्ड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी होती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। लेकिन अच्छे के साथ साथ इसमें नुकसान भी बन जाता है। अब देखो भाई नुकसान क्या हो जाता है। सबसे पहली चीज़, ये इनकम्प्लीट सोर्स है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी को फुल करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा वाइड रेंज नहीं मिल पाता इंटरनल में, वो किस में मिल पाता है, एक्सटर्नल में मिल पाता है। तो इसलिए बहुत बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते वैसे स्टाफ और वैसे एम्प्लॉयज़ को भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से आगे पहुंचा दिया जाता है। बहुत बार एम्प्लॉयज़ क्या हो जाता है, लेथार्जिक हो जाते हैं कि हाँ जी बाहर से तो कोई आने वाला नहीं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगा नहीं, हमारे में से ही कोई 1 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद तो ऑब्वियसली पहुँचेगा ही पहुँचेगा। जैसे आप देखोगे सरकारी में ऐसा होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वेदर वो यूनियन के हो या स्टेट के हो, एकदम लेथार्जिकली पड़े होते हैं। हाँ जी आज तो दरोगा हैं ही, कल थानेदार बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा तो एक नहीं बनेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन बनेंगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उनको लेथार्जिक ये बना देता है अगर कोई टाइम बाउंड प्रमोशन होता है तो। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है वो बहुत बार हैम्पर हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रमोशन होती है वो सीनियरिटी के बेसिस पे। कहते हैं ना कि जितना ही आपका बाल सफ़ेद होते जाएगा और आपका तोंद निकलते जाएगा उतना ही आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। बट मुझे लगता है कि सबसे गलत चीज़ है प्रमोशन आमतौर पे कोई एज या सो कॉल्ड बालों के रंग पे नहीं होना चाहिए, कैलिबर एंड कैपेसिटी पे होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ओल्ड एज जो होते हैं ना, ओल्ड मॉन्क सारे जो होते हैं वो बुढ़े बैठे रहते हैं, ठीक है, वो बड़ा इट्स लाइक इनसिक्योर फील करते हैं यंग ब्लड से। तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है किसमें, आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। साथ ही साथ अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करते हो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को भी क्या करता है, हिट करता है। और ये फ्रेश ब्लड आने से रोकता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रेश ब्लड या फ्रेश आइडिया, फ्रेश इनोवेटिव स्किल्स को आने से भी ऑर्गेनाइजेशन में रोकता है, न्यू ब्लड को वो रोकता है। साथ ही साथ जो ऐसी कंपनी जो कि हाल फिलहाल में शुरू हुई है, नई कंपनी है, वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कभी भी कर ही नहीं सकती, उसे एक्सटर्नल के लिए ही जाना होगा। और जो चॉइसेस होते हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो नंबर्स हैं वही लिमिटेड हैं आपके कंपनी में। और अगर बाहर जाओगे, बाहर से अगर आप लेके आओगे तो आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस बन सकते हैं। तो ये है आपके इंटरनल के फ़ायदे और ये आपके इंटरनल के नुकसान। अब इंटरनल के फ़ायदे और नुकसान के बाद आपके सामने बात आ जाती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। तो देखते हैं भाई, जहाँ तक बात आती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की, जो देखते हैं सबसे पहली चीज़ है मेरिट देखते हैं। जब आप बाहर से बंदों को खोज के लेके आते हो तो आपके पास पूल ऑफ ऑप्शंस होते हैं और पूल ऑफ ऑप्शंस में से आप बेहतरीन क्वालिफाइड पर्सनल को आराम से चुन पाते हो। तो आपके पास एक तो वाइडर चॉइस होती है और वाइडर चॉइस के कारण आपके पास जो पर्सनल होते हैं उनकी क्वालिफाइड होने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेश टैलेंट आपके कंपनी में आता है, जो नई स्किल्स अभी किस दौर के सीखे हुए होते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ इन्फ्यूज़न ऑफ न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ये चांसेस बड़े हाई होते हैं। साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। कहते हैं ना कि बाहर से बंदे आ रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग बंदे होंगे वो थोड़ा सा और जोशो खरोश से काम करें, क्योंकि बाहर से कंपटीशन उनके लिए आने को
तैयार है। अगर अभी तरीके से काम नहीं करेंगे तो बाहर वाले आके उनके पोजीशन फॉर श्योर ले लेंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत बार लिमिटेशंस में भी आ जाती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए डिससैटिस्फैक्शन का भी काम करता है। कहते हैं ना कि बहुत बार हाँ जी हम यहाँ पे 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, और कल को 2 साल का आया हुआ बंदा उनको उन्होंने डाल दिया, मतलब कल को उन्हें फ्रेश लाया और मैनेजर के पोजीशन पे बैठा दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए बहुत बार डिससैटिस्फैक्शन के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब बाहर से बंदों को लेके आते हो तो जो प्रमोशन के चांसेस होते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ के वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका एक और नुकसान है कि भैया थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पूरा एक सेटअप तैयार करना होता है। जैसे इंटरनल में क्या होता है, हाँ जी ट्रांसफ़र प्रमोशन कर दिया, कोई खर्च वर्च नहीं करना है आज सच, लेकिन एक्सटर्नल में रिक्रूटमेंट करना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करना होगा, उसके चार्जेस, सिलेक्शन टेस्ट करना होगा, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ज़रूरी होता है। और इसमें वक्त भी लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो ये हो गया आपके एक्सटर्नल का लिमिटेशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रिक्रूटमेंट का जो एक्सटर्नल सोर्स है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इसी के साथ इस सेशन में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग के मेथड्स, ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज़। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, पूरे टॉपिक को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम पूछिए, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए क्लास में।